अब औरंगजेब साहब के ऊपर बैठे डार साहब, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो जब कोई फेलियर होगा तो फिर ओनरशिप किसके पास जाएगी? सक्सेस तो होगी तो सब ओन करना शुरू कर देंगे, जी मेरी वजह से हुआ है। बट जब फेल होगा, जब कोई चीज नहीं होगी, जब इमरान खान आए थे तो वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी जो मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि पहले 2 साल तो समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तो फिर कोविड आ गया, तो वो जाहिर है उनका कसूर तो नहीं था उसमें। एक्चुअली लास्ट ईयर जो था जिसमें जब उनकी छुट्टी हुई है, तो उस वक्त उनका वो बेस्ट ईयर था। अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, ग्रोथ भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो उसमें दो नुकसान हुए हैं। एक तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, और वो 35%, 38%, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में 12, 14, 16 महीने कभी भी इतनी महंगाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरा पर किताब से मुखातिब है मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। जुबैर साहब, आजकल इक़्तिदार की राहदारियों में आप नहीं नजर आते सर। पार्लियामेंट जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप नहीं नजर आते सर आज। मतलब जब मतलब आज जरूरत नहीं है इस वक्त मेरी, और बहुत लोग हैं जुबैर ईवान में, मतलब सबका दिल करता है, ऐसी बात नहीं है। एक वक्त होता है, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सियासत छोड़ दी है। जब तक आप सियासत में होते हैं तो यू कम्पीट फॉर पावर, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट करती है पावर के लिए, और इसी तरह से जो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं दे आल्सो कम्पीट फॉर पावर। कि जी अगर मैं समझ तो इसी वजह से पॉलिटिक्स में हूँ, बट फॉर नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी थिंग जिसकी वजह से मुझे पार्लियामेंट आना पड़े। जुबैर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है सर। आप जैसे माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियत जिसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है सर, सियासत के सीने में सर वाकितन दिल नहीं होता। ये सौतेली माँ है सर। जब तक आप प्यारे हैं, लाडले हैं, ये आपको गोद में बिठाती है, झूले देती है, लेकिन जो ही आप पसंद नहीं आए तो बिल्कुल आपको साइड लाइन करके फेंक दिया जाता एक्चुअली दैट्स ट्रू फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। अगर मेरा जो बैकग्राउंड है, आपने कहा पढ़े लिखे, मैं आईबीएम में 26 साल काम किया था। है। तो चाहे आप आईबीएम में हो, सिटी बैंक में हो, या एचबीएल में हो, आपका जो जरूरत होती है वो एक वक्त तक होती है। और फिर अगर वो समझते हैं कि जी अब आप वो कंट्रीब्यूट करने के उस तरह से लायक नहीं है, तो फिर ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन इंसान को मेरा ख्याल है ये महसूस करना चाहिए कि आप हर वक्त हर दिल अजीज नहीं होंगे। वक्त बदल जाता है, और फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। सियासत का जो सिर्फ डिफरेंस होता है, सियासत में जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन चेंज करती है कि फ्रॉम बीइंग अ पार्टी व्हिच इज बेस्ड डूइंग पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मूव्स टू पॉलिटिक्स फॉर पावर, तो वो एक बड़ा एक मेजर शिफ्ट होता है। और उस शिफ्ट के साथ सबको साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनली भी अपने आप को भी सेटिस्फाई करते हैं ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, आप उसके, एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है पीएमएलएन, एनपीपीपी, हर एक का अपना इकोनॉमिक एजेंडा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर मैं पीएमएलएन के इकोनॉमिक एजेंडा पर बिलीव करता हूँ, और उनके फॉरेन पॉलिसी पर बिलीव करता हूँ, और उनके पास पर, रिसेंट पास के द वे पॉलिटिक्स उन्होंने कंडक्ट किए मैं बिलीव करता हूँ, वो अगर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर, पीएमएलएन के जो मौशी प्लान है उसके हवाले से बातचीत करते हैं, और खारजा पॉलिसी के बारे में आपने जिक्र किया, उससे पर भी आपकी राय जानेंगे। लेकिन सर, दुख उस वक्त हुआ जब हनीफ अब्बासी साहब की ये स्टेटमेंट हमने सुनी कि उन्होंने बल्कि रऊनत के साथ ये कहा कि जनाब पार्टी को मोहम्मद जुबैर के साथ लाताल्लुकी करनी चाहिए। एक तो आपने मुझे मौका दिया, हनीफ अब्बासी का बयान मैंने सुना था, खुद सुना था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कोई ओहदा नहीं मिला। मेरे ख्याल है मैं रिमाइंड करवा दूं उनको कि एक तो मेरा इंटरव्यूज पब्लिक में जहां तक मुझे याद है दिसंबर का महीने था, मेहर अब्बासी के साथ मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने पार्टी पॉलिटिक्स पॉलिसीज के हवाले से इख्तलाफ किया था। फिर मैंने मारियम मेमन के साथ भी किया, मैंने शहजाद इकबाल के, ऑल बिफोर द इलेक्शंस। तो वो मुझे क्या इतनी समझ नहीं थी। मेरा ख्याल है उस वक्त तो सब समझ रहे थे कि पीएमएलएन लीडिंग पार्टी होगा। ये तो जब रिजल्ट आए तो पता चला नहीं, पीटीआई लीडिंग पार्टी हो गया। बट उस वक्त तक बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था कि पीएमएलएन विल फॉर्म द गवर्नमेंट।
और उससे पहले की बात है, 2 साल पहले PMLN ने हुकूमत बनाई थी। तो अगर मुझे वो ओहदे का वो होता तो 2 साल पहले नहीं मिला था, तो मैं उसी वक्त बोलना शुरू हो जाए। द फैक्ट कि मैं दिसंबर में और जनवरी में मच बिफोर द इलेक्शंस पर हेल्ड में बात कर रहा था और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा था, बावजूद इसके कि मुझे ये पता था कि हुकूमत बनाने वाली पार्टी PMLN होगी, तो ओहदे का अगर प्रभाव होता तो मैं क्यों जाता पब्लिक और थोड़े से दिन चुप कर रहता, थोड़े से महीने और भी चुप रहता। इसी वजह से इजहार किया था कि ताकि बाद में ये ना लगे कि मैं हुकूमत बन गई और फिर मैं बोलना शुरू कर। इसी प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन कि आई हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस और आई वांटेड टू शो कि मुझे ओहदे की परवाह नहीं है। जी, अब और ये जो हनीफ अब्बासी साहब है सर, ये भी फॉर्म 47 के ही जीते हुए हैं सर। लिहाजा आज ये जिन प्रिंसिपल्स की असल में बातचीत कर रहे हैं, ये स्टैंड नहीं करते सर, इनके पीछे बैकिंग नहीं है इन प्रिंसिपल्स को स्टैंड करने की सर। लेकिन अब बात यह है कि ये वो तो फिर इलेक्शन हुआ, उसमें तो और ज्यादा चीजें सामने आई, और जिस तरह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो सबको पता है। और मैं ये समझता हूँ, जब वो बहुत से लोग कहते हैं ना सब लोग मिल के साथ बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचें, तो मैं कहता हूँ इस इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। सब चीजें आइन के हिसाब से करना शुरू कर दें आज से, बस, और तो कुछ नहीं है। अगर इलेक्शंस को आइन के हिसाब से कंडक्ट करते, उसमें हेरा फेरी ना करें, कोई भी चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, एक बड़ा सिंपल सा तरीकेकार डिफाइंड है। उस तरीकेकार के हिसाब से इलेक्शंस होने चाहिए थे, उस तरीकेकार के हिसाब से इलेक्शंस नहीं हुए। ग्रीवेंसेस को एडजस्ट करने का तरीकेकार भी पता है सबको, उस हिसाब से ग्रीवेंसेस भी नहीं किए, जानबूझ के नहीं किया। 5 साल तक चाहे वो सलमान राजा हैं, चाहे कोई और है साहब, जिनको शदीद एतराजा, सबको पता है तैमूर झगड़ा है जिस तरह से, उनका तो इतना डिटेल में मैंने खुद भी देखा है, वो मंसूर ने भी बड़ा डिटेल में प्रोग्राम भी किया था, वो और भी बहुत से लोग हैं। तो भाई मैं तो इसको कहता हूँ कि इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अगर दुनिया की नजर में वो कहेंगे जी इलेक्शन में इशू क्या है, तो मैं कहता हूँ हमें बेसिक अर्थमेटिक नहीं आती। एक फॉर्म 45 है, वो 300 तकरीबन फॉर्म 45 होते हैं, उसका सही टोटल करना है और उसको मैच करना है कि फॉर्म 47 के। अब ये तो क्लास 4 का बच्चा भी कर सकता है। अब ये भी अगर हम करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं नहीं आप ट्राइब्यूनल जाएं और वहां जाके कैलकुलेशंस करवाएंगे, यही कह रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर अगर बड़े क्लियर कट वहां वाइटो यूज हुआ है, या वहां वो फॉर्म, अच्छा इसमें भी मैं इनसे सजेशन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर से PTI का कोई कैंडिडेट है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मुस्तफा खोकर हल्का, मुस्तफा खोकर इज नॉट नंबर 2। सो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो हूं ही नहीं, कि भाई मैं ये नहीं चैलेंज कर रहा कि मुझे आप डिक्लेयर करते मिला। वो कह रहा है कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है वो तो PMLN और PTI वालों से अलग है ना, जी उसको इंडिपेंडेंटली मिला है, उसके हिसाब से टोटल करके देखें। इसी तरह से किसी भी हल्के में 6-7 कैंडिडेट से हर एक के पास अपना अपना फॉर्म 45 इशू किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन, अब फिर दूसरी बात है, बहुत से सवाल हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड 15 डेज में क्यों नहीं किया था। डोंट वी नीड एन आंसर फॉर दैट? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो उन्होंने जो भी चेंजेस करने थे, इट वाज टेकिंग टाइम एंड दे डिड नॉट हैड 15 days was too insufficient, बिकॉज उन्होंने एज मच एज पॉसिबल ये भी तो बताना था कि हम उसको बिल्कुल सही जब करें तो बिल्कुल सही अपलोड करें। अब कहीं वाइटो यूज हुआ है, कहीं वन 1 को 4 बनाया गया है, ये तो कहीं 1 पीछे कर दिया सर, गया है। ये तो सर बहुत बड़े मसाइल है, पूरा पाकिस्तान इन सारे मसाइल को जानता है। लेकिन ये सारे मसले पैदा करने वाले कौन है सर? मैं आपको बताता हूँ। जिनके पास आप गए थे, आप खुद जनरल बाजवा साहब के पास गए और मियां साहब के लिए रिलीफ मांगा आप लोगों ने जाकर। जब तक सर आप सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर हाथ फैलाते रहेंगे और वो आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, तब तक ये ड्रामा मुल्क के अंदर चलता रहेगा सर। अच्छा ये मैं उसमें देखे, मेरे पर लोगों ने मुझे खुद कहा है कि यार आप हर रोज बैठ के जनरल बाजवा का काम शुरू कर देते हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस जनरल बाजवा फॉर वंस, लेट्स डिस्कस टुडेज इश्यूज। टुडेज इश्यूज ये है ना सर, आप देखिए ना, मैं सिर्फ एक आपसे प्रिंसिपल स्टांस जानना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, लेकिन फिर कहा कि धमकी आ गई और वो भी बैकआउट कर गए सर। सर क्या रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी इतने ज्यादा मोतबर हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नहीं आ सकते? मेरा ख्याल है देखें, ख्वाजा आसिफ इज डिफेंस मिनिस्टर एंड नॉट जस्ट डिफेंस मिनिस्टर, सीनियर 3 रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल पॉलिटिशियंस
विद इन PMLN, जिनको मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों से बहुत ज्यादा क्लोज समझे जाते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं ना कि जो शहबाज साहब के करीब समझे जाते हैं, मियां साहब से नहीं है, कुछ मियां साहब से हैं तो शहबाज साहब से नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ को ये जाहिर है उनके क्रेडिट में मैं बात कर रहा हूँ, जब ये इतनी बड़ी बात करते हैं और बात करने के बाद देन उस पर स्टिक भी होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है, जो रीजंस उन्होंने बयान किए हैं कि जिसके बेसिस पर वो उनको बुलाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है जरूर बुलाना चाहिए, वरना इस किस्म की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। फिर तो और फिर अगर आप ये भी ऐलान कर रहे हैं कि जी मुझे थ्रेट्स आए हैं, तो अगर आप अब नहीं बुलाएंगे तो फिर इसका मतलब ये आप डर गए थे। और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ तो अप्रैल 2022 में भी डिफेंस मिनिस्टर बने थे, जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उनके साथ अप्रैल नवंबर के एंड तक उन्होंने काम भी किया। और बिल्कुल ऐसे ही तासुर दिया कि उनके जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और बल्कि अगस्त 2022 में 23 में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी और केयर टेकर्स की हुकूमत पर लास्ट तकरीर जो की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था जनरल बाजवा का, जबकि कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो तो रिटायर हुए हुए भी 8-9 महीने गुजर चुके थे। सो एक तरफ तो ये सो पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि जी उनको जो बुलाना चाहते हैं, जो उन्होंने ऐलान किया और फिर उसके बाद जो थ्रेट्स मिले, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और फिर उसके बाद हम सब भूल जाए और आगे चलना शुरू करते हैं। तो ये तो ख्वाजा आसिफ हैज टू आंसर फॉर दैट। अब जुबैर साहब एक नुकता सिर्फ आपसे समझने के लिए, अपनी अपनी लाइलमी के लिए, लाइलमी को दूर करने के लिए जानना चाहता, सर थ्रेट क्या होते हैं? यानी जब जब जनरल बाजवा साहब डिफेंस मिनिस्टर को थ्रेट करेंगे, लाइक थ्रेट क्या होगा? मैं कोई मामला खोल दूंगा, मुकदमात कर देंगे, आपको मार दूंगा, उठा लेंगे, क्या थ्रेट होते क्या है? मैं तो नहीं कह सकता, देखिए ना, ऑल ऑफ दिस हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जी खबरदार अगर आपने और इससे ज्यादा और बात की फोन पर कोई कह सकता है, या आप बस कर देंगे बात करना, या अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, मेरे पास भी आपकी फाइल पड़ी हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ना। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या थ्रेट था। सर हमें तो छोटी मोटी थ्रेट्स का ही पता है कि भाई ये कर देंगे, वो कर। सर ये बताएंगे जो ये वजीर खजाना साहब है सर, ये शहबाज शरीफ साहब सर बाइख्तियार हैं या नहीं है जुबैर साहब? यानी इसके ऊपर सर हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, उसूली बात करें कि जो एक खुद कैबिनेट वो कमेटी बनाते हैं, उसके अंदर खुद शामिल होते हैं, फिर खुद ही खुद निकल जाते हैं और फिर इसहाक डार साहब को भी निकाल देते हैं। ये इनके अंदर कोई इख्तियार है भी कि नहीं इनके पास? आई थिंक उसका दो चीजें हो सकती हैं, मैं और आप तो रीड कर सकते हैं ना माइंड को। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इख्तियार उनके पास 100% नहीं है, ये तो सबको पता है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, जो PTI की हुकूमत थी वो हाइब्रिड रजीम थी, हाइब्रिड वन पेज रजीम थी, जिसको फखरी अंदाज में सब क्लेम ओन भी करते थे। इमरान खान उनकी हुकूमत ओन करती थी, और वो समझते थे कि दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ मिला लें, फैसला साजी, सिर्फ साथ मिलाने के लिए कि हेलो हाय आप ठीक है या नहीं, फैसला साजी में एट एज मच एज पॉसिबल। चाहे वो एक इकोनॉमिक टीम भी बनी थी जिसमें जनरल बाजवा भी हिस्सा थे उस वक्त, इमरान खान। सो हाइब्रिड जो हमारा फॉर्मूला था, हम समझे थे कि वो फेल हो गया। जाहिर सी बात है फेल तो हुआ, क्योंकि 3.5 साल के बाद दूरियां हो गई establishment से, और वो that ended with vote of no confidence. This is a continuation of the hybrid formula which was started in April 2018, और ये उसी की कंटिन्यूशन है। कितनी ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो देखें। SIFC एक परमानेंट एक इदारा बना हुआ है। अब SIFC बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है, जिसमें फैसले होते हैं और जिसमें तमाम लोग बैठे होते हैं। और आप उससे अंदाजा लगा लें कि अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है पिछले कुछ दिन पहले, तो उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब भी मौजूद, फॉर्मर मिनिस्टर्स जो थे उस केयरटेकर सेटअप में, उमर सैफ और भी कुछ लोग थे, वो भी मौजूद थे। और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी खुद जनरल साहब कर रहे थे। तो वहां उधर फैसला साजी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर नहीं हो रही, इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज पर हो रही। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन। इनफैक्ट उसको थोड़ा सा आगे लेके गए हैं कि फैसला साजी में और भी ज्यादा अहम रोल हो। अब उसकी के होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
और पिछला तजर्बा जो था इमरान खान के साथ वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उसका जवाब में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वो तो 2013 से जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी वो वाला भी तजर्बा नहीं कामयाब हुआ था जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी साथ। तो अब पाकिस्तान में तो जाहिर है, एक मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इज लाइक अ लेबोरेटरी जिसमें हर थोड़े दिन के बाद एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट तभी तो 4 मिलिट्री इंटरवेंशन हुई। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ चुका है, बीडी सिस्टम भी आ चुका है अयूब खान का, मजलिस शूरा सिस्टम भी आ चुका है ज़ियाउल हक का, और मॉडर्नाइजेशन और वो जो भी था मुशर्रफ साहब का फॉर्मूला था, फिर हाइब्रिड सिस्टम जो आया इमरान खान का, नथिंग हैज वर्कड। सो मैं तो कहता हूँ व्हाई डोंट वी गो बैक टू द बेसिक्स जो इंडिया ने किया था, जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत सब करती है। पाकिस्तान एंड इंडिया इनहेरिटेड द सेम सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, दे हैव बीन सक्सेसफुल, वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है इट्स नॉट अबाउट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जो आपका आइन है, जो आपका आइन है, जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था पाकिस्तान के बारे में, वो उसी के हिसाब से चले जो वो कहता है। और अगर उसके हिसाब से हम समझते हैं कि उसमें कुछ लैग करते हैं तो फिर इतनी हिम्मत करके आइन को चेंज करना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते कि आज एक आइन में डिफाइंड है रोल हर इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, और हम प्रैक्टिकली कुछ और करें और उसको जस्टिफाई भी करें। सर जस्टिफाई तो कर रहे हैं सर। ये बताएं कि ये जो नून लीग है, शरीफ खानदान है सर, ये सरेंडर क्यों किया इन्होंने? इतना सरेंडर जी किया कि आप जैसा बंदा पॉलिटिकली सरेंडर क्यों इतना ज्यादा किया कि आप जैसा बंदा ये कह रहा है कि जनाब कि हाइब्रिड प्लस से भी ये बात आगे चली गई है, तो ये इतना मैसिव सरेंडर क्यों किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब आपको मैंडेट नहीं मिलता तो फिर आप कमजोर होते हैं। ताकतवर आप उस वक्त पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त ताकतवर फील करती है जब उसके पास भारी भरकम मैंडेट हो, और भारी भरकम मैंडेट होगा तो फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं, खासतौर पर मीशत के हवाले से या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जिसके वजह से आपको सख्त फैसले करने हैं, क्योंकि बड़े फैसले करने पड़ते हैं ना, और बड़े फैसले करने के लिए आपके पास भारी भरकम मैंडेट होना चाहिए। अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो फिर यू आर ऑन अ वीक विकेट, फिर आप उस किस्म के फैसले नहीं कर सकेंगे क्योंकि अवाम की ताकत आपके पीछे नहीं है। तो फिर आप क्या करें? व्हाट इज द चॉइस दैट यू हैव? देन यू आर डिपेंडेंट, देन जी। यू देन नो चॉइस लाइक इट इज नाउ। शहबाज शरीफ साहब जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी से अलग हुए, ये ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ। किससे अलग हुए? ईसीसी से। जी जी जी। देखिए ईसीसी एक तो मैं एक तो वैसे मैं बता दूं, हर एक की अपनी राय होती है, कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही फॉर्मूला है। ईसीसी मोस्टली जब मैं हुकूमत में भी था तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, वो चेयर करते थे। और मैं अभी भी समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ही को चेयर करना चाहिए, बिकॉज वो बड़ी उसमें इन डेप्थ डिस्कशन होती है। इट्स नॉट लाइक अ कैबिनेट मीटिंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी और फाइनेंशियल रिलेटेड कैबिनेट कमेटी, जहां सारे फैसले फाइनेंशियल फैसले वहां होते हैं, चाहे वो गैस की प्राइसेस हैं, चाहे चीनी एक्सपोर्ट के इंपोर्ट करने की बात है, चाहे नया कोई एविएशन फॉर्मूला आपने आना है। बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन होती है, कई चीजें तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी में सारे इकोनॉमी रिलेटेड फेडरल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर होते हैं, तो वहां उधर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे होती है, उसकी एंडोर्समेंट जरूर। अब प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली समझ रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करें तो फिर प्राइम मिनिस्टर देन हैज टू कम fully prepared for that. It's not just the chairing के वहां आके बैठ गए, बिकॉज यू हैव टू टेक द मीटिंग। और वहां चूंकि फैसला एक दफा जो हो जाता है, वो फिर जब काबीना में जाता है रेटिफिकेशन के लिए, तो काबीना में वहां कोई डिस्कशन नहीं होती है, हार्डली होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखा रहे होते हैं स्क्रीन पर कि जी ईसीसी के ये फैसले हैं, या कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के ये फैसले हैं, वो चल रही होती है स्क्रीन, एक आध पर कोई इशारा करता है जी जरा एक सेकंड रुक जाए, यहाँ जरा हम वी वांट टू डिस्कस दिस। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के पास 5-5, 6-6 घंटे का टाइम हर 10 दिन के बाद, और कई दफा तो ईसीसी जरूरत पड़ती है तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर आपको बुलानी पड़ती है। तो उस वक्त जब उन्होंने खुद ये डिसाइड किया, मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन था। औरंगजेब साहब के विंग्स को क्लिप करना था, या वो समझते थे कि औरंगजेब साहब ब्यूरोक्रेसी उनको खा जाएगी अगर उनको अकेला छोड़ दिया, और दूसरे मिनिस्टर्स भी शायद इतना ताउन ना करें तो प्राइम मिनिस्टर खुद बैठेंगे। शायद हो सकता है ये थिंकिंग हो।
कि ही इज नॉट यूज्ड टू। देखिए, जब आप हुकूमत ज्वाइन करते हैं ना प्राइवेट सेक्टर से, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर से ही किया था, तो उस वक्त तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ का तरीकेकार क्या है। ऑब्वियसली आपको वही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता कि आपके साथ कोई हाथ पकड़ के चले। अगर आप में थोड़ी सी वो होती है तो औरंगजेब साहब कर सकते हैं, आई थिंक उन्हीं को ही करना चाहिए। क्यों बनाया था, क्यों रिवर्स किया, ये नहीं मुझे पता। डार साहब का क्या रोल है सर इस वक्त? मुझे नहीं पता, लेकिन डार साहब का जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, उसको अभी भी जो अभी तक तो यही है कि डॉक्टर साहब उसको चेयर करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर कहाँ से चेयर करता है, क्यों करना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर, उसका ताल्लुक क्या है? आई मीन अगेन उसमें सबसे ज्यादा जो पिसेंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर पिसेंगे। देखिए, एक है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर अलीम खान, ठीक है, एक है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, जिनका प्राइवेटाइजेशन के हवाले से डायरेक्टली ताल्लुक है कि हाउ सक्सेसफुल ही इज। और अगर वो जितना इफेक्टिवली ड्राइव होगा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस, उतना ज्यादा आसानियां पैदा होंगी औरंगजेब साहब के एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब औरंगजेब साहब के ऊपर बैठे डार साहब, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो जब कोई फेलियर होगा तो फिर ओनरशिप किसके पास जाएगी? सक्सेस तो होगी तो सब ओन करना शुरू कर देंगे, जी मेरी वजह से हुआ है। बट जब फेल होगा, जब कोई चीज नहीं होगी, तो अच्छा फिर अलीम खान मीटिंगें करने के लिए और यूजुअली डिस्कस करने के लिए औरंगजेब साहब के बदले फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे। आई मीन दिस वुड बी एक्चुअली वेरी हिलेरियस। दिस इज फनी, या दिस इज वेरी मच फनी। जुबैर साहब ये बताएंगे, अगर आप इकोनॉमिकली मुआशी जायजा लें इमरान खान के दौर का और उसके बाद पीडीएम वन का और देन ये जो हाइब्रिड टू मॉडल आया है, एसआईएफसी और ये सारी जो चीजें, कौन सी मुआशी पॉलिसी बेहतर थी जो कि कोई डायरेक्शन उसकी समत कम अज कम मौजूद थी? देखिए, इमरान खान की जो जब इमरान खान आए थे तो वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी जो मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। ये उनका ही कसूर था, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा एक मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये जो पुराना पाकिस्तान है इसको सबको खत्म करके एक ऐसा नया पाकिस्तान बनाऊंगा विच विल रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ रियासत मदीना, which will represent the best of the welfare states of the Scandinavian countries or one party system of China and the great things about Malaysia। वो सारों का मिक्स होगा, सो हर चीज जबरदस्त होगी, वो जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं था। एंड आपने ये देखा कि विद इन 6 months 7 months ऑफ आफ्टर कमिंग इनटू पावर, तो उन्होंने वो नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट उठा के बंद कर दिया और हफीज शेख साहब को बुला लिया और उनको कहा कि जी अब आप अपनी मर्जी से वही पुराने पाकिस्तान जैसे आप पीपल्स पार्टी में चलाते थे वैसे ही चलाएं। और फिर उसके बाद शौकत तरीन, वो भी पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो द फर्स्ट फ्यू इयर्स ही वाज, एंड बाय द वे इमरान खान ने खुद एडमिट किया कि पहले 2 साल तो समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तो फिर कोविड आ गया, तो वो जाहिर है उनका कसूर तो नहीं था उसमें। एक्चुअली लास्ट ईयर जो था जिसमें जब उनकी छुट्टी हुई है, तो उस वक्त उनका वो बेस्ट ईयर था। अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, ग्रोथ भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी, जॉब क्रिएशन भी शुरू हो गया था, महंगाई थी उस वक्त के हिसाब से, मैं खुद सबसे आगे बढ़ के क्रिटिसाइज करता था, 13% तक पहुंच गया था सीपीआई, जो कि एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक है। सब जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो उसमें 2 नुकसान हुए हैं। एक तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ना शुरू हुई है और वो 35% 38%, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तारीख में 12 14 16 महीने कभी भी इतनी महंगाई नहीं। अब जब इतनी महंगाई विद नो ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ थी, तो उसका डायरेक्ट असर क्या किस पर होता है? तकरीबन 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तकरीबन 2 करोड़ लोग इस वक्त बैठे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब जिनको नहीं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स को तकरीबन खींच के बंद कर दिया, जब तक इंपोर्ट्स प्रॉपर नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। तो वो तमाम जो मसाइल हैं जो पीडीएम वन गवर्नमेंट, थोड़ा सा इसे वो सीरियस तरीके इसको जुबैर साहब कंक्लूड करें ना, कंक्लूड ये करें कि आप ये कह रहे हैं कि खान का जो तीसरा साल था जब खान की हुकूमत गिराई गई, तो इसका मतलब है पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, इकोनॉमिकली हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, गिराई थी। मैं इसमें लेट मी बी, मैं पहले दिन मेरा पुराने इंटरव्यू भी उठा के देख लें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसके 6 महीने बाद मैं हमेशा ये कहता था अपने कुलीग्स को, व्हाई आर वी डिफेंसिव अबाउट इट, वी डोंट हैव टू जस्टिफाई अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
भाई यूके में, इंडिया में वो तरीकेकार क्या है? इमरान खान को 176 वोट मिले और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसे ही है ना? उस 176 में बाप पार्टी और एमक्यूएम भी शामिल था, ठीक है? बाप पार्टी और एमक्यूएम इस तरफ आ गया तो वो 172 से उनके पास वोट कम हो गए। सिंपल एज दैट। ये कहना कि जी वो तैनाती होने वाली थी इसलिए हमने कर दिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हाल हो रही थी, वो एक अलग डिबेट्स हैं। उसका इसमें मेरे हिसाब से कोई मिक्स करने की जरूरत ही नहीं थी। यस, दिस इज अ फैक्ट जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त वो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ शदीद किस्म के प्रॉब्लम्स भी आए थे। लाइक फॉर एग्जांपल, जो 2018 में पीएमएलएन की हुकूमत में आए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $19 बिलियन पहुंच गया था, जो कि एक खतरनाक हद होती है। और इसी तरह से $18 बिलियन पीडीएम की जब पीटीआई की हुकूमत जब गई है, तकरीबन $17.5 बिलियन था। तो प्रॉब्लम्स भी थे और कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही थी। लेकिन सर उसके बाद जो नैरेटिव बेचा गया ना, पाकिस्तान में नैरेटिव बनाया गया, वो ये था कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, मुल्क की तबाही निकल जाती है, अगर रहमान खान को ना गिराते तो फिर कुछ होना ही नहीं था। और फिर जो आप कह रहे हैं ना सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कुछ नंबर इधर आए नंबर उधर गए। सर मौलवी फजलुर रहमान साहब कुछ और कह रहे हैं, मौलवी साहब कह रहे हैं कि बकायदा हमें इशारा दिया गया और एक मैप बनाकर जनरल बाजवा साहब ने दिया कि इसे गिरा दें। लेकिन सर मुझे ये समझाएं कि अगर उस वक्त मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी, बेहतर इंडिकेशन थी, एक एक सफर मईशत का बेहतर चल पड़ा था, तब मसला क्या था फिर सर? कौन सा कीड़ा हमें काट रहा था कि हमने हुकूमत गिरा दी? 1.5 साल रहता था साल। Maishat, foreign policy or anything, good or bad, has nothing to do with vote of no confidence. It has nothing to do with vote of no confidence. 172 उनके पास नहीं रहे थे। He lost his power. मतलब इस अच्छा, वो जो आप दूसरा एलिमेंट है जो आप कह रहे हैं कि जी उसके पीछे कौन थे, कौन थे, जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान को पता होगा, मुझे तो नहीं पता, डायरेक्टली नहीं पता। मैं और आप बैठ के असेसमेंट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं एमकेएम को तो जिस तरफ भी इशारा किया जाएगा उस तरफ चल जाएंगे, बट वही इशारा तो 2018 में भी किया गया होगा। वही इशारा बाप पार्टी को 2018 में भी किया गया, वो वहां क्यों गए थे? अगर उस वक्त वो ना जाते तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ना बनती। नहीं सर, मसला ये है कि फिर एसआईएफसी शायद हमें बनाने की जरूरत ना पड़ती ना, पाकिस्तान की मईशत बढ़ जाती फिर। ऐसा ऐसा एफसी बनाने की जरूरत अब देखें, बिल्कुल सही है। जो 16 महीने की मईशत के हवाले से कारकर्दगी थी वो बहुत खराब थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और वो किसी को, मुझे और आपको कहने की भी नहीं जरूरत है। आप पीएमएलएन का कैंपेन देख लेना, कैंपेन में वो 2018 पर आके रुक जाते थे, 16 महीने की बात नहीं करते थे, और हालांकि करने की जरूरत है। मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि तकरीबन 2 साल हो गए खान की हुकूमत को गए हुए। ये 2 साल पाकिस्तान के जाया हुए, क्योंकि अगर अब जब हम ये बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बार बार बात करते हैं कि हमने टैक्स सेक्टर को ठीक करना है, हमने कौमी इदारों को जो बदहाली का शिकार है उनको ठीक करना है, तो क्वेश्चन ये है कि वो तो अप्रैल 2022 में जब हुकूमत ली थी तो उस वक्त क्यों नहीं स्टार्ट किया था ठीक करना? व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? अगर आप ये कहते हैं कि इसलिए हमने नहीं किया था कि वो इट वाज अ वेरी इनसफिशिएंट पीरियड, तो एग्जैक्टली द पॉइंट जो मैं ये कहता हूं कि उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, असेंबलीज तोड़ें और आप इलेक्शंस में जाएं, वो स्टार्ट होता, जो भी हुकूमत आती, जो भी पार्टी आती, उसके लिए ये 5 साल का पीरियड होता। अभी हम उसमें से 2 साल गुजर चुके होते, अवाम के लिए मुश्किल फैसले जो लिए गए थे 2 साल पहले और अब फिर दोबारा लिए जाएंगे, वो उनको 2 दफा ना पे करनी पड़ती कॉस्ट। अगर बिजली की प्राइसेस आप उस वक्त एक दफा बढ़ाते कि जी हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, या पेट्रोल की प्राइसेस, या टैक्सेशन पॉलिसी, या जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ठीक करने का, तो पाकिस्तान एक्चुअली हैज वेस्टेड 2 इयर्स। नाउ यू आर स्टार्टिंग अगेन। आप किसी भी मिनिस्टर की भी बात सुनेंगे, और वो मिनिस्टर जो पहले भी था 16 महीने की हुकूमत में, वो भी ऐसे बात करते हैं जैसे 16 महीने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए अब हमने फैसला कर लिया है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनेगी, तो भाई तो आपने अप्रैल 2022 में ये काम करना क्यों नहीं शुरू किया था? और अगर आप ये कहते हैं कि इसलिए नहीं किया था कि उसका टाइम कम था, तो देन वो टाइम पाकिस्तान का जाया हुआ है ना। पाकिस्तान का जाए। जुबैर साहब एक आखिरी 2 कमेंट बनाए, मेहरबानी कीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को सर आप बड़े करीब से जानते हैं, बड़े क्लोजली जानते हैं, आपके तो आप जाहिर रहनमा भी हैं, आपकी बड़ी भी हैं। सर मियां साहब इतने खामोश क्यों है? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा है सर जिसकी जुबानबंदी है, और वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इसका नुकसान सर पाकिस्तान को हो रहा है, मसला ये। नहीं, मतलब देखे ना, गवर्नेंस उनके पास तो है नहीं, तो वो क्या बात करें? मतलब
इसमें बड़ा एहतियात भी करने की जरूरत होती है कि अगर जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं मिफ्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर था तो वो उनकी जॉब को डार साहब अंडरमाइन करते थे। वो अंडरमाइन का मतलब क्या होता था, जब वो बात करते थे कि जी एक्सचेंज रेट इतना नहीं बढ़ना चाहिए, डिवैल्यू नहीं होना चाहिए रुपये इतना, और यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर या पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो फिर जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे या उस वक्त की हुकूमत अंडरमाइन होती थी। तो अगर मियां नवाज शरीफ बोलना शुरू कर दे, किस सिलसिले में बोलना शुरू कर दे, जाहिर है हुकूमती मामलात पर ही बोलेंगे ना, अवाम के मसाइल पर ही बोलेंगे ना। तो अगर उनकी उनके तरफ से वो, अगर उन्होंने बोला भी है अभी थोड़े दिन पहले, अगर आपने पढ़ा हो कि उन्होंने कहा आईएमएफ कब तक हमारे पर दबाव डालता रहेगा बिजली और ये पेट्रोल की कीमतों की और गैस की कीमतों की प्राइसेस बढ़ाने के लिए, अवाम पर हम कब तक बोझ डालते रहे। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि वो जो आपने 2022 में एक दफा शुरू की थी सीरीज आईएमएफ के दबाव में, तो अगर आप उस वक्त इलेक्शन के थ्रू आते और 5 साल का पीरियड होता तो एक दफा तकलीफ उठानी पड़ती है अवाम को, अब 2 दफा तकलीफ उठानी पड़ेगी अवाम को, बल्कि दो नहीं 3 दफा। एक दफा पीडीएम की पहली हुकूमत, फिर केयर टेकर की हुकूमत, फिर दोबारा पीडीएम की हुकूमत। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा, देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान में कौन है? अवाम है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टेक होल्डर नहीं। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वो 11 करोड़ पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे आज बैठे हैं, वो लोअर मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास जिनका भुट्टा निकल के। जाहिर सी बात है जब महंगाई इतनी होगी और इनकम लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, जो कि हकीकत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी जो कि हकीकत है, तो सफर तो वो करते हैं, अलीट तो नहीं सफर करता। अलीट के लिए तो चाहे आप 2-2 साल की 6-6 हुकूमतें चलाते रहे, सर वो एलिट फिर भी कुछ। एलिट हमसे ज्यादा मुस्तहिक है। वो चीमा साहब, हाथ चीमा साहब के बच्चों ने वो दरखास्त की है कि ना फीस माफ करें वो प्रिंसिपल साहब से एजुकेशन की। सर वो तो बड़े बुरे हालात हैं उनके। मैं सिर्फ अलीट में सिर्फ एक नहीं है भाई, आज की साहब अलीट में मैं भी शामिल हूँ। अलीट में हम सब जो जिनको अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है इस मुल्क में, इस गरीब मुल्क में, तो वो सब अलीट हैं। मसला ही सारा ये है कि जो अलीट है वही फैसला साजी करते हैं। फैसला साजी वो करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, जो बड़े बिजनेसमैन है, फैसले वो करते हैं और सफर करते हैं जो आम आवाम होती है। भाई साहब खान की हुकूमत 1.5 साल पहले गिरानी चाहिए थी। नहीं, मैं नहीं एग्री करता। वो मैंने पाक तो देखें, अब जो सियासत मैंने देखी थी पाकिस्तान में, उसमें तो हमने यही देखा था कि आप किसी भी सियासतदान को शहीद ना करें। शहीद से मेरा मतलब हुकूमत ना छीने उससे। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो खैर वैसे ही हमने फिजिकली भी शहीद कर दिया, बट उनको निकाल के पाकिस्तान सफर और आज तक उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। चाहे वो मियां नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें थी, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा उनको छुट्टी की गई। बेनजीर शहीद की 2 दफा छुट्टी की गई। जनेजो साहब जो कि इतने शरीफ आदमी थे, जो पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन सब लोग मानते हैं कि उनसे ज्यादा शरीफ नहीं, उनको भी 3 साल बाद फारिग कर दिया था। तो ये जो चौथा साल शुरू होता है ना, ये इसमें पाकिस्तान में कुछ हो जाता है। उनको तो तो इसलिए मेरा ये शरीफ बहुत ज्यादा है लिहाजा इसको भी फारिग कर देते हैं, क्योंकि इतनी शराफत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सर वन लास्ट कमेंट प्राइम मेहरबानी सर। पेशेंस नहीं है, पेशेंस होना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ सियासी तौर पर आप बिल्कुल, आपका राइट है, आप डेमोन्स्ट्रेशन करें, आप किसी को निकालने की कोशिश करें, बट एट द हाईएस्ट लेवल अगर कोई फैसला करके निकालते हैं, मेरे नजदीक इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो नीचे गिर रही थी। इमरान खान के हवाले से जो इकोनॉमी थी वो उस तरह से वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। सो ऑल दैट the opposition, then opposition, PTM had to wait was for a year and a half, and the new elections would have thrown out Imran Khan. मेरी नजर में आपकी असेसमेंट क्या है इस हुकूमत के बारे में? जो पेशेंस लेवल है वो कब तक बरकरार रहेगा? अभी देखें, ये जो इस वक्त जब तक प्रॉपरली वो इलेक्टोरल जो भी नताइज हैं उसका क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, और उस तरह से इलेक्शन कमीशन डज नॉट कम गुड टू रेक्टिफाई वट एवर द ग्रीवेंसेस आर, तो हुकूमत देखें, वो बड़ा अच्छा किसी ने कहा था, चलने में और वहाँ बैठने में फर्क है। तो अगर तो वो वहां उधर
सिर्फ बैठना चाहते हैं, झंडे वाली गाड़ियां इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो शायद 5 साल तक चलती रहेगी। लेकिन अगर इफेक्टिवली अवाम की बहबूद, अवाम के लिए उनके मसाइल के हल करने के लिए अगर कुछ करना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा। लुढ़क लुढ़क के चलती रहेगी, जब 5 साल हो जाएंगे पूरे। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से भी आपके राब्ते हैं, जिस तरह जनरल बाजवा साहब के साथ सर आपकी, तो आपने कहा था नहीं, मेरे के साथ कोई राब्ते नहीं थे, ना इनके साथ कोई राब्ते। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।